नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज में। आप लोगों ने एक से एक खूंखार सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका कत्ल करने का तरीका सबसे अलग था। इसे साइनाइड किलर या साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाता है। इसे अगर भारत का सबसे खूंखार सीरियल किलर कहें तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि इसने कारनामे ही कुछ ऐसे किए हैं। साल 2009 की बात है। कर्नाटक के एक गांव की रहने वाली अनीता नाम की लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करना चाहते थे, इसलिए अनीता अपने घर बार को छोड़कर लड़के के पास आ जाती है। क्योंकि लड़के ने अगले दिन मंदिर में शादी करने का वादा किया था, इसलिए वह उस दिन एक लॉज में ठहर गई, जिसे लड़के ने पहले से ही बुक कर लिया था। फिर रात को लड़के ने अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन सुबह अनीता दुल्हन के कपड़े और गहने पहनकर कमरे से निकल गई और हसन जिले के बस स्टैंड पर आई, जहां लड़का पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने फिर अनीता को अपनी जेब से एक टैबलेट निकाल कर दी। उसने बताया कि यह एक गर्भ निरोधक गोली है। हालांकि इस दौरान अनीता ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने उसे समझा बुझा दिया और कहा कि वो इस टैबलेट को बस स्टैंड के पास वाले टॉयलेट में जाकर खाए, क्योंकि इसे खाने से चक्कर भी आ सकते हैं। इस दौरान उसने अनीता से उसके सारे गहने उतरवा लिए और अपने पास रख लिए। फिर अनीता टैबलेट लेकर टॉयलेट के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद करके टैबलेट खा लिया, जिसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई। क्योंकि उस समय टॉयलेट के बाहर अन्य महिलाएं खड़ी थी और जब काफ़ी देर बाद तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई तो इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन बनी अनीता का शव टॉयलेट के अंदर से निकाला। इस दौरान अनीता के साथ जो लड़का मौजूद था वो वहां से गायब हो चुका था। हालांकि इसके बारे में पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनीता के साथ कोई था। अब सवाल उठता है कि वह लड़का कौन और अनीता की मौत कैसे हुई। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसकी शुरुआत साल 2003 से हुई थी। साल 2003 से लेकर 2009 के बीच दक्षिण कर्नाटक के 6 शहरों में अलग अलग बस स्टैंड के पास बने टॉयलेट से 20 महिलाओं की लाशें मिली थी। इन सभी लाशों में कई समानताएं थी, जैसे कि सभी महिलाओं की लाशें टॉयलेट के अंदर से ही मिली थी। सभी की उम्र 20 से 32 साल और सभी दुल्हन की ड्रेस पहने हुई थी। किसी के भी शरीर पर एक गहना नहीं था। हालांकि पुलिस को तब भी कोई शक नहीं हुआ कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि सभी लाशें अलग अलग शहरों में मिली थी और इन शहरों की पुलिस के बीच आपसी तालमेल नहीं था। अब शुरुआत फिर वही अनीता से करते हैं। क्योंकि 16 जून 2009 को 22 वर्षीय अनीता जब अपने गांव बंटवाल से गायब हुई तो वहां के लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए कहा कि अनीता को कोई मुस्लिम लड़का भगाकर ले गया है। इस दौरान उन्होंने गुस्से में पुलिस स्टेशन को भी जला देने की धमकी दी। इसके बाद पहली बार पुलिस मामले की जांच के लिए मजबूर हुई और 1 महीने के अंदर केस को सुलझा देने का वादा किया। इसके बाद पुलिस ने अनीता के फ़ोन कॉल को खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो नंबर कावेरी नाम की एक महिला का था। जब पुलिस कावेरी के घर पहुंची तो पता चला कि वो तो कई महीनों से गायब है। यह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। इसके बाद कावेरी के फ़ोन कॉल को खंगाला गया तो पुलिस को पुष्पा नाम की एक युवती का नंबर मिला, जिस पर आखिरी बार बात हुई थी। फिर पुलिस पुष्पा के घर पहुंची तो वहां भी उन्हें इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, यानी पुष्पा भी घर से गायब थी। इसके बाद पुलिस का माथा ठनका और उन्होंने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू कर दिया और ये कड़ी तब जाकर खत्म हुई जब पुलिस को मंगलोर के एक गांव से जुड़ा इस मामले का तार मिला। एक लड़की जो गायब हुई थी उसका फोन उस गांव में अभी भी चालू था, जबकि बाकी लड़कियों के फोन बंद हो चुके थे।
फिर पुलिस ने उस मोबाइल पर जो नंबर चालू था उस पर फ़ोन किया तो पता चला कि फ़ोन को धनुष नाम का एक लड़का चला रहा है। पुलिस तुरंत उस गांव में पहुंची और धनुष से पूछा तो उसने बताया कि वो फ़ोन उसके चाचा प्रोफेसर मोहन कुमार ने दिया है। फिर पुलिस ने प्रोफेसर मोहन कुमार को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो वो कुछ भी बताने से बचता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने सब राज उगल दिए। प्रोफेसर मोहन कुमार जो बताया उसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस समय पुलिस ये समझ रही थी कि उन महिलाओं को सेक्स रैकेट जैसे धंधे में धकेल दिया गया होगा। लेकिन उसने बताया कि गायब हुई 20 लड़कियों की मौत का जिम्मेदार वही है। शुरुआती पूछताछ में उसने कुल 32 लड़कियों को मारने की बात कही थी, लेकिन बाद में अपने बयान से बदल गया। प्रोफेसर मोहन कुमार ने बताया कि वो गरीब परिवार जो दहेज नहीं दे सकते थे या जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और उनसे बिना पैसे के शादी करने की बात कहता था। फिर लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने पास बुलाता और अगले दिन शादी करने की बात कहकर रात को उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। फिर अगले दिन उन्हें बहाने से टॉयलेट में जाकर गर्भ निरोधक गोली खाने के लिए मना लेता था। चूंकि एक सरकारी स्कूल में शिक्षक रह चुका मोहन कुमार पहले ही इन गोलियों में साइनाइड मिला देता था, जिससे युवतियों को वहीं पर मौत हो जाती थी। इसके बाद वो उनकी ज्वेलरी लेकर वहाँ से भाग जाता था, क्योंकि साइनाइड हर दुकान पर नहीं मिलता और हर किसी को बेचा भी नहीं जाता। इसलिए प्रोफेसर मोहन कुमार ने ज्वेलरी की एक दुकान में काम करने का बहाना बनाकर एक केमिकल डीलर से साइनाइड खरीदा। बाद में जब उस डीलर से भी पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने मोहन कुमार को सुनार समझकर साइनाइड दिया, क्योंकि उसका इस्तेमाल ज्वेलरी की पॉलिश में काम आता है। हालांकि उस समय कर्नाटक में 250 रुपये किलो के हिसाब से आराम से साइनाइड मिल जाता था। कहा जाता है कि मोहन कुमार हर लड़की से अपना नाम अलग अलग बताता था और उसे झांसे में लेने के लिए अपनी जाति भी वही बताता था जो लड़की की थी। उसके करीब 12 उपनाम सामने आए थे। इसके अलावा वह खुद को सरकारी नौकरी में होने का दावा भी करता था, जिससे लड़कियां जल्दी उसके झांसे में आ जाती थी। गिरफ्तारी के बाद उसे साइनाइड मोहन या साइनाइड किलर के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2013 में मंगलोर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 20 महिलाओं की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि मोहन कुमार अपना केस खुद ही लड़ रहा था। तो ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।